जिस दिन हम लोग माँ के साथ नानी के घर रवाना हुए, बाबू ने एक सुराही फोड़ी थी। पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में, पचाक, तमाम पानी ही पानी कमरे में फैल गया था। माँ ने धोती ऊपर कर पैर रखते हुए दूसरे कमरे से कान लगाए सुन रही सरू की माँ से कहा था कि जरा पोंछा ले आ, तमाम पानी ही पानी हो गया है। और उनके पीछे पैर वैर रपट कर किसी की हड्डी पसली चटक गई तो एक और मुसीबत। माँ को वैसे भी हर चीज़ के अंत में मुसीबत ही नज़र आती थी। हम लोग घर में होते तो मुसीबत, स्कूल में होते तो मुसीबत, बीमार होते तो मुसीबत, भले चंगे उछलते कूदते होते तो मुसीबत। पोंछा लगाती सरू की माँ ने सिर तनक टेढ़ा करके माँ से पूछा था कि इस फेरे तो 3-1 महीने रहोगी ही रहोगी ना। माँ ने जैसे कि इन दिनों उसकी आदत हो गई थी, जांघों पर हाथ रखकर वजन तौला और कांख पर बैठती हुई कहा कि हाँ, उससे पहले वे लोग आने थोड़े ही ना, जब बाहर खेल। यह अंतिम आदेश मेरे लिए था, जो हमेशा की तरह हर गलत मौके पर हैरत अंगेज ढंग से किसी कोने में हाजिर पाई जाती थी। कमरे से टूटी सुराही का एक टुकड़ा चूसने के लिए सफाई से उड़ाकर ले जाते मैंने सुना कि माँ, सरू की माँ या जाली लगी छत से कह रही थी, इस बार लड़का हो जाता तो उन्हें छुट्टी होती, बार बार की मुसीबत। सरू की माँ ने हमेशा की तरह सिर हिला हिला कर जरूर कहा होगा, क्यों नहीं क्यों नहीं। ट्रेन में मैंने लड़ झगड़ कर खिड़की के पास की सीट हथिया ली थी और फिर दूसरों को जीभ बिराई। ई माँ की नज़र अपनी ओर घूमती पाकर मैंने हिल हिल कर जपा, ई से इमली बड़ी ई से ईख। परंतु माँ का ध्यान इस वक्त मुझ पर नहीं टिका। उस पर इस वक्त कई मुसीबतें थीं, बिखरा जाता सामान, डगमगाती सुराही, थकान, हम तीनों। एक स्टेशन पर खूब मिर्ची के समोसे खरीदे, तभी एक औरत ने बगल की खिड़की से अपने बच्चे को सूसू कराई। मारे घिन के मुझसे समोसा नहीं खाया गया। मैंने माँ को दिया। उबले आलू का एक टुकड़ा सीट पर पड़ा था, उसे मसलकर जूजू कीड़ा बनाकर कुछ देर छोटी बहन को डराया। वह चीखी। माँ ने चिकोटी काटी, मैं रोई। बड़ी बहन ने तब उकता कर कहा, क्या मुसीबत है। बड़ी बहन ज़्यादा प्यार करती है, सिर्फ वही, बाकी सब गंदे हैं। स्टेशन पर मामा लेने आए। मैं मामी के बगल में बैठी। मामी पान चबाती थी तो उनके कान की लबों पर माड़क के बूंदे ऊपर नीचे होते थे। ड्राइवर जितनी बार जीप का हॉर्न बजाता, हम तीनों बहनें मिलकर चीखती। पों। ड्राइवर हंसा। घर पहुंचकर उसने मुझे और छोटी बहन को गोदी में लेकर जीप से उतारा। उतारने में सुराही फिर लुढ़क गई, पानी फैल गया। मुझे बाबू की याद आई और मैंने छोटी बहन की चप्पल को ऐसे दबाया कि वह गिरते गिरते बची। मुसीबत की जड़। माँ ने दांत भींचकर ऐसे कहा कि कोई और न सुने, और मुझे हाथ से पकड़कर औरों को ऐसे दिखाया जैसे मुझे संभाला हो, पर सचमुच में इतनी जोर से भींचा कि कंधा दुख गया। नानी के घर आने में हमेशा यही होता है, बाबू तो साथ आते नहीं, और यहाँ आते ही माँ भी मौसियों, मामियों, नानी और पुरानी नौकरानियों के बीच एकदम है गुडुप। दिल में उसके पास भी जाना चाहे तो कोई ना कोई रोक देता है। यहाँ तो बेचारी को आराम करने दो। माँ भी कैसा बेचारी वाला चेहरा बना लेती है, जैसे वहाँ हम लोग उसे काट खाते हों। धत। नानी के घर में घुसने से चिढ़ होने लगी। मैं झाड़ियों के पास जानबूझकर ठिठकी। झबरा कुत्ता आया, उसने मुझे सूंघा। तभी भीतर से किसी ने मेरा नाम लेकर कहा, वह फिर कहाँ रह गई। मैं और कुत्ता साथ साथ घर में घुसे। नानी मामा की लड़की को गोद में लिए बैठी थी। उन्होंने कुत्ते को दुत्कारा। कुत्ता पूंछ नीची कर निकल गया। मुझसे कहा कि पैर छुओ। ऐसे नहीं, ऐसे। अरे, लड़की का जन्म है और जिंदगी भर झुकना है तो सीख ही लो। नानी ने मेरी पीठ पर हाथ फेरकर कहा कि ये नहीं बड़ी लंबाई में तनिक भी, 8 की कौन कहेगा इसे। मैंने मामा के लड़के को चिकोटी भर ली। वह बेवकूफ़ सा तब भी मेरे पीछे घूमता रहा।
गोरा गोरा प्यारा सा। वह उम्र के लिहाज से लंबा जा रहा था। 5 का था, 7 का लगता। कहानी सुनाएगी रात को? उसने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने कहा और झूठ मूठ अखबार पढ़ने लगी। क्या मुसीबत है, माँ कह रही थी, और पड़ोसन नानी कह रही थी कि लाली की माँ, इस बार तो लाली के लड़का ही होगा। चेहरा देखो कैसा पीला पड़ गया है लाली का। लड़कियों की वीर कैसी सुरख गुलाब लगती थी। क्या पता इस बार भी, माँ ने कहा और बेचारी वाला चेहरा बनाकर नाखून घोटने लगी। मुझे बाबू की बहुत याद आई। बाबू से कितनी साफ खुशबू आती थी ना। उनकी गोद गुलगुली थी। माँ इधर ज़्यादा देर गोद में नहीं लेटने देती। कहती है, उफ, हाटे माटे एक कर डाले, साड़ी मुसुड़ दी सो अलग। अब उठ भी, ढेरों काम पड़ा है मेरा, ऊपर से ये मुसीबत। और उठ, नानी ऊपर को हाथ जोड़कर कहती हैं, हे देवी मेरी लाज रखना, इस बार ये मायके से बेटा लेकर जाए। फिर वे आंखें पोंछती हैं। मैंने कनखियों से बहनों को देखा, वे सो गई थीं। जहाँ हम सोए थे वहाँ मेरे तख्त के ठीक ऊपर एक बड़ी दीवार घड़ी टिक टिक करती थी। सब बत्तियाँ बंद हैं, कमरे में बस चांद का उजाला है। तुलसा दाई माँ के तलवों में तेल ठोंक रही हैं और कह रही हैं, इस बार लड़का होगा तो स्टेनलेस स्टील की जरी वाली साड़ी लूँगी। हाँ, चांदनी में माँ का चेहरा नहीं दिखता, बस ढोल जैसा पेट दिखता है। माँ की साड़ी खिसक गई है। तुलसा कोई दुखती रख छूती है तो माँ हल्के से गुंगुआती है। घर लौटती गाँव की तरह। अब की लड़का हो जाता तो छुट्टी होती। वह फिर तुलसा से भी कहती है और यह भी कहती है कि अब तू जा, मेरे बच्चे बैठे होंगे। तेल की कटोरी चारपाई की खूब नीचे खिसका दीजो, वरना सुबह बच्चों के पैर से ठोकर लगी तो तमाम तेल ही तेल। खराब बात। माँ आधी छोड़ देती है तो देर तक कमरे में बात तैरती रहती है, घड़ी टिक टिक की तरह। अच्छी बात हमेशा पूरी कहते हैं बड़े लोग, खराब बात आधी ही। ऐसा क्यों? क्या प्रतिशत? औरत का भाग्य? चुप्पी। अरे 3 लड़कियाँ? चुप्पी। बाहर एक तारा खूब तेज चमक रहा है, क्या ध्रुव तारा होगा? बाबू कहते हैं, मन लगा कर पढ़ोगी तो तुम भी जो चाहे बन सकती हो, ध्रुव तारे की तरह। लड़का तो नहीं बन सकती, पर मैं ठिठाई से कहती हूँ तो बापू पता नहीं क्यों धमका देते हैं कि बड़ों की मुँह लगती हो। बड़े लोगों का कुछ भी समझ में नहीं आता। बड़ी बहन कहती है, बड़े लोगों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी बात सब खोद खोद कर पूछ लेते हैं, खुद कुछ नहीं बताते। कोई हमें कुछ नहीं बताता यहाँ, खासकर रात को जब हम सब सो जाते हैं, तब बड़ों की दुनिया खुलती है जैसे बंद पिटारा। मैंने जागकर सुनना चाहती हूँ, पर हर बार बीच में मुझे जाने क्यों नींद आ जाती है। ये आवाज़ किसकी है? खांसी दबाते कौन रो रहा है? छोटी मौसी? कुत्ते जितनी इज्जत मेरे नहीं उस घर में। वह माँ के बगल में कहीं कह रही हैं। कहाँ? मैं पूछना चाहती हूँ। माँ कह रही है कि जी तो उन सबका कलपता है, पर उसे निभाना तो है ही। मेरी आंखें बंद होती हैं। निभाना क्या होता है माँ? मैं सुबह पूछती हूँ। सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि वो वाला निभाना जो छोटी मौसी को चाहिए। मुझे एक तमाचा पड़ता है, फिर दूसरा, फिर मामी बचाती हैं। छोड़िए भी, बच्चा है। बच्चा नहीं, पुरखिन है। माँ का पेट गुस्से से थिरकता है। चोरी से बड़ों की बातें सुनती है, जाने क्या होगा इसका। तू भी। बाहर हौदी के पास बैठी बड़ी बहन बीने फूलों को बंधाती कहती है, 100 बार कहा नहीं कि चबर चबर सवाल मत पूछ, पीट पीट के मार डालेंगे वो लोग तुझे एक दिन, अगर बहुत पूछेगी तो। मैं रोते रोते कहती हूँ, खूब पूछूंगी, खूब पूछूंगी, खूब पूछूंगी। तो जाके मर फिर, बड़ी बहन कहती है और समझदारी से नानी के गोपाल जी की माला गूंथने लगती है।
ये मेरी लाखों की लक्ष्मी बेटी है, नानी उससे कहती है, मुझे सुनाकर अक्सर। दोपहर में मैं छोटे बच्चों को खौफनाक डायनों और भूतों की कहानियाँ सुनाती हूँ जो नीचे वाले अखरोट के पेड़ में रहते हैं, और कहती हूँ कि चांदनी रात में ठीक 12 बजे उठकर वहाँ जाओ तो वे बच्चों के खून से नहाते दिखाई देंगे। नाक से बोलते हैं वो, नाक से। पहले तो उनकी बोली भी समझ नहीं आती। बच्चे मेरे पीछे पीछे घर भर में घूमते हैं जैसे जादूगर के पीछे चूहे। दोपहर में बड़ी मामी और माँ हमें खट्टी मीठी गोलियां खाने को पैसे देकर भगा देती हैं। उनका कमरा अंधेरा है, कांचों पर हरा कागज चिपका है। मामी, माँ, मौसियाँ, नानी, सारे कमरे में औरतें ही औरतें पड़ी हैं, हर घड़ी कुछ न कुछ खाती हुई। उनकी मुग्दर जैसी बाहें हैं, मोटी मोटी अधनंगी टांगे, धारीदार पेट। हमें क्यों कहा जाता है पैर फैलाकर मत बैठो, टांगे दिखती हैं। तुम सब गांव जैसी गायों जैसी लगती हो, मैं औरतों से कहती हूँ, पर शायद किसी ने सुना नहीं। फर्श पर तकिया डाले पड़ी छोटी मौसी एक खट्टी गोली हमसे लेकर चूसती हैं और कहती हैं, हद है जीजा जी भी। अचानक कमरे में ठहाके छूट जाते हैं। कौन, क्यों, कैसे? मैं चारों तरफ उत्तर को ताकती हूँ, पर यहाँ हमारे किसी को परवाह नहीं। वो सब फिर अपनी बोली बोल रहे हैं। बाहर जाकर मैं खूब जोर से बाहर का दरवाज़ा पीटती हूँ। अब शायद माँ आकर कहेगी, एक मुसीबत और, पर कोई भीतर से बाहर मेरी खबर लेने नहीं आता। हटो, सिर से इशारे से हरी की माँ कहती है। वह ट्रे में ढेरों चाय के गिलास लिए कमरे में जा रही है। हटो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बड़ों के लिए है, हटो। हरी की माँ की नाक मेढक जैसी है और उसकी भौहें नाक के ऊपर जुड़ी हुई हैं। वह हंसती है तो मरे हुए चमगादड़ की तरह उसके गाल लटक जाते हैं। हटो ना, वह फिर कहती है। नहीं हटूंगी, मैं अड़ जाती हूँ। पहले कहो लड़कियाँ अच्छी होती हैं। हाँ हाँ कह दिया, चलो हटो, हरी की माँ कहती है। नहीं, मैं कहती हूँ ठीक से कहो। क्या हो रहा है हरी की माँ? अंदर से मौसी की चिड़चिड़ी आवाज़ आती है। चाय के अगले साल लाओगी? हरी की माँ मोटी मोटी भौहों से मुझे वजरती है। ये मंझली लली भीतर नहीं। वह हंसती है तो उसकी मेढक जैसी नाक फुदकती है, फुत फुत। अंदर माँ मेरा नाम लेकर कहती है कि जरूर वही कल्पा रही होगी उसे। मेरे प्राण खाने को जन्मी है लड़की। कोई कहता है ऐसी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए। देर तक घर के बाहर बैठी हुई हवा में उड़ती गौरैयों को देखती मैं गौरैया क्यों न हुई। अच्छा, क्या माँ गौरैया भी चिड़ियों में लड़कियों को कम अच्छा मानती होंगी? कहाँ गई? भीतर से किसी की आवाज़ मुझे ढूंढ रही है। मैं जानबूझकर दीवार की ओट में हो जाती हूँ कि मुझे कोई ढूंढ न पाए कहीं, किसी भी तरह। कहीं से वो जादू की सुपारी मिल जाती जिसे मुँह में रखकर जब चाहो आलोप हो जाओ तो मज़े ही मज़े। रात को कहानी ख़त्म कर नानी कहती हैं कि अब जाओ तुम सब सोने। छोटी बहन सो गई है। उसे हरी की माँ गोद में भीतर ले जाती है। मैं नानी से पूछती हूँ, क्या मैं नानी के पास सो सकती हूँ? नानी का बदन गर्म और गुलगुला है। नानी की रजाई से इलायची लौंग की बास आती है। नानी की तकिए के नीचे एक टॉर्च रहती है। उसे लेकर बत्ती बुझाने के बाद भी बाथरूम जाओ तो अंधेरे में पैर के अंगूठे में ठोकर नहीं लगती। मामा के सोते लड़के को पास खींचकर रजाई उड़ाती नानी कहती है, ना भैया, एक तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाता, फिर दो को मैं कहाँ सुलाऊंगी। तू जा अपनी माँ के पास, कल फिर कहानी सुनाऊंगी। नानी की आवाज़ खुशामद से चुधी चुधी है, जैसा वरगलाते वक्त बड़े लोगों की हो जाती है। कमरे में बड़ी बहन बिना मेरी तरफ करवट लिए कहती है, सुला लिया तुम्हें? उसका सुर गुस्से से कांप रहा है। घड़ी बोलती है, टिक टिक। माँ की नाक बज रही है, सुलाया तुम्हें, सुलाया तुम्हें, टिक टिक, खर्रे खर्रे। कहाँ हो रही लड़कियों? नानी हाथ में रोली की थाली लिए पीढ़े पर से पुकार रही हैं।
नानी के सामने एक कढ़ाई में हलवा पड़ा है, थाली में ढेरों पूरियां। अष्टमी की सुबह है। नानी के आगे चटाई पड़ी है। आओ टीका लगवा लो। नानी आरती में कपूर जलाती हैं। आओ आरती कर दूं तुम्हारी। मेरी दोनों बहनें और मामा की सुंदर लड़कियां नानी के आगे फंस कड़ा मारकर बैठ गई हैं। नानी उनको टीका अक्षत लगाती हैं, घंटी बजाती हैं, रेल के गार्ड की तरह। फिर शंख पूं। मैं इंजन बनकर आंगन की मुंडेर पर भागती हूँ। कमरे में बास है, आरती कपूर की बास, हलवे की घी की बास, फूलों की बास। दे दे पैसा, चल कलकत्ता। पूं पूं पूं। आजा बेटा टीका करा ले। तू तो मेरी कन्याकुमारी है ना, मैं कहती हूँ। नहीं, मैं तो इंजन हूँ। तभी डर मेरे पेट में मुट्ठी की तरह सख्त होता है। माँ मेरी ओर लड़खड़ाती सी आ रही है। क्रोध से उसका चेहरा भिजा हुआ है। मैं बनाती हूँ तुझे इंजन, अभी इसी दम। पागल हो रही हो लली। पड़ोसन नानी माँ का हाथ पकड़कर मुझे आंखों से कहना मानने को कहती हैं। बच्चा है वो, कन्याकुमारी ठहरी। आज अष्टमी हुई, देवी का दिन। आज के दिन कन्याकुमारी पर हाथ नहीं उठाना, शराब पाप लगता है। मैं धम्म से मुंडेर के नीचे कूदती हूँ। माँ रो रही है। नानी ने होंठ खींचकर लड़कियों को हलवा पूरी परसना चालू कर दिया है। जाना, चिड़चिड़ी मौसी कहती है। क्यों अपनी माँ को रुलाती है ऐसे में? जब तुम लोग लड़कियों को प्यार ही नहीं करते तो झूठ मूठ में उनकी पूजा क्यों करत हो? मेरी आवाज़ रुलाई से फटती है। गुस्से में मेरे मन में आता है कि आरती का जलता कपूर निकलकर अपने इस दगाबाज गले को दाग दूं। क्यों? मैं फिर पूछना चाहती हूँ, पर रो पड़ने के डर से चुप हूँ। मैं रोना नहीं चाहती इनके सामने, खासकर माँ। हरी की माँ ताज्जुब से पंजा गाल पर टिकाकर कहती हैं, मारी माँ, सुनो तो इसकी बात। लड़की होके ऐसा गुस्सा। नानी लड़कियों को 1.25 रुपया दे रही है। 1.25 रुपये में 20 खट्टी गोलियाँ एक साथ ली जा सकती हैं, आने में एक। इतना दीवार से कहकर नानी मेरी ओर भी रुपए के नोट में लिपटी चवन्नी बढ़ाती हैं। नानी के अंगूठे की नोक पर रोली का निशान खून के धब्बे जैसा लगता है। मैं दीवार की ओर पीछे हटती हूँ। मुझे नहीं चाहिए इन औरतों का हलवा पूरी टीका रुपया। मैं देवी नहीं बनूंगी, मैं चिल्लाती हूँ इतनी जोर से कि आंगन में बाजरा चुगते कबूतर पर फटफटाकर उड़ जाते हैं, ज्यों कहीं गोली चली हो।